कल हम मल्टीनॉमियल पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो भी डिस्कशन है वो क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास आज है आपकी, एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी है मुझे ना डाउट डिस्कशन के लिए, तो वो सब क्लास के बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो कल मैंने शायद एक क्वेश्चन करा दिया था। अच्छा, मैंने आपको ये बोला था ये फाइंड आउट करने को कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन कैसे आता है। किसी ने निकाला इसका आंसर? हाँ ठीक है, मैं उसको क्लास के एंड में डिस्कस करता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, वो किया किसी ने? चलो ठीक है, कोई नहीं, आप उसको ट्राई करना है। जब आपसे हो जाएगा तभी फिर मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप उसको ट्राई नहीं करोगे तो फिर मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा, कल कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, अब ये देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट में जाते जाते हम क्वेश्चन कर रहे थे, 22nd क्वेश्चन था वो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 पे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, करो इस क्वेश्चन को। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। तो कल आपको बताया था कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना है। 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज़ टू द पावर 10 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस, अगर हमें जैसे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल करना है, तो 1 की पावर a आएगा, x की पावर b आएगा, y की पावर c आएगा। समझ आ गया? और a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 10 फैक्टोरियल, अब x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो 1 की पावर 5 आएगा, तभी तो सम सबका क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो ये 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो आंसर इसका आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 6। तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा 90 इंटू 28, 9 8 72, 9 2 18 और 7 2520 इज द आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोग को? 2520 आएगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 24। अभी ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 5 in expansion of 2 minus x plus 3x square raised to the power 6। निकालो इसको निकालो एक बार। जिसका भी आंसर आ रहा है वो बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बेटा, अपने पास रफ कॉपी रखो।
आया किसी का आंसर? -12 नहीं, नहीं, -7740 भी नहीं आएगा। नहीं, -25 भी नहीं आएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो एक काम करते हैं, 6 फैक्टोरियल बाय ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल लिख लेते हैं। 2 की पावर ए आएगा, -x की पावर b आएगा, और 3x स्क्वायर की पावर c आएगा, और इसका समेशन आता है। एक्चुअली में इसका समेशन करने मतलब है सारी टर्म्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो इसका कोफिशिएंट बन गए वो क्या बन गए? 6 फैक्टोरियल बाय ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल, ठीक है, और 2 की पावर a, -1 की पावर b, 3 की पावर c, x की पावर 2c प्लस b। इतना हो गया। अब हमें क्या चाहिए? 2c प्लस b किसके बराबर चाहिए? 5 के बराबर चाहिए, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है। तो 2c प्लस b अगर आप 5 करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? c 0 होगा तो b 5 हो जाएगा, c 1 होगा तो b कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, c 2 होगा तो b 1 हो जाएगा, c 3 नहीं हो सकता क्योंकि b नेगेटिव नहीं हो सकता, फैक्टोरियल नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अब आप करो, c को 0 पहले लिखो, c0 b5 पर क्या टर्म आएगी? c0 b5 पर टर्म आएगी, जब c0 b5 है तो ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी तो 6 है ना। एक कंडीशन हमारे पास ये भी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 फैक्टोरियल के नीचे abc आ रहा है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर ही है। तो जब c0 b5 है तो a 1 हो जाएगा, c1 b3 है तो a 2 हो जाएगा, यहाँ पे a 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 -1 की पावर 5 3 की पावर 0। तो एक टर्म तो हमारे पास ये आ गई। तो ये बन रहा है नेगेटिव ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 5 आ गया ना ये। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? सॉरी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 2 12, -12 आ जाएगा ये। तो ये तो एक केस हो गया। अब आप दूसरा लो, c1 b3 a2, तो इसमें आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर a विच इज 2 माइनस x की पावर b, तो -1 की पावर 3। ठीक है, b की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 की पावर 1, क्योंकि c यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 फैक्टोरियल होता है 720, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये 4 3 जा 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? -720। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा C2 B1 और A3, तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर a विच इज 3 -1 की पावर b -1 की पावर 1 और 3 की पावर 2। a 3 है, b 1 है, c 2 है। ठीक है, ये आएगा। तो अब ये किसके बराबर बनेगा? ये बन जाएगा 720 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि -1 हो रहा है ये बन जाएगा 6 इंटू 2, ये बन जाएगा 8 इंटू 9। ठीक है, तो 8 9 72 है, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा ना। नहीं नहीं, 12 नहीं आएगा, सॉरी। तो ये था हमारे पास 8 इंटू 9 और ये था 6 इंटू 2, तो ये 2 4 जा हो जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा। ठीक है, 2 2 जा 6 आएगा, 12 6 से 72 होता है ना, तो 6 आएगा, तो ये आ जाएगा -720 इंटू 6 विच इज 0, 7 6 7 जा 42 और 43 -4320। अब ये सारे ऐड होंगे क्योंकि समेशन होता है इन टर्म्स का, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 4320 प्लस 720 और साथ में एक 12 और है, तो विद नेगेटिव साइन। तो हमारा जो कोफिशिएंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ 2 5 माइनस ऑफ 5052 आंसर, सो -5052 आएगा। ये शिका का ठीक है, बट विद नेगेटिव साइन आएगा।
ठीक है, सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया? देखो इसमें क्या था, अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना था, तो वो ऐसा भी तो बन सकती है कि x की पावर 1 आ जाए और x की पावर 2 की पावर 2 आ जाए। ठीक है, तो वही जो केसेस बन रहे थे वो सब हमें निकालने पड़े, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा। अभी ऑल क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो या पेंगुइन बनाओ उसमें चैट बॉक्स में। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, तो मैं रिपीट करूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है, चलो प्रॉब्लम 25 पे आते हैं हम। देखो क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, इसीलिए ना थोड़ा दिमाग को आपको ओपन रखना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a cube b 4 c 5 in expansion of ab plus bc plus ca raised to the power 6। करो भाई इसका आंसर निकालो। इसका आंसर सिंपल सा आएगा, जल्दी से बताओ। भूल गया था आज, भूल गया था। अच्छा ठीक है, वो बोल ही गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ 60 आएगा इसका आंसर। और देखो भाई किसी का 60 आ रहा है? ठीक है, देखो क्या करना होगा इसमें, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ 6 फैक्टोरियल से अब यहाँ पे एबीसी ऑलरेडी है तो इसको मान लेते हैं पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ए बी की पावर पी बी सी की पावर क्यू सी ए की पावर आर। ठीक है, तो क्या टर्म बन जाएगी, 6 फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ए की पावर हमारे पास क्या बनेगा, p प्लस आर, बी की पावर क्या बन जाएगा p प्लस क्यू, सी की पावर क्या बन जाएगा q प्लस आर। ठीक,
अब तेरे को क्या चाहिए, a की पावर 3 चाहिए, तो इसका मतलब तेरे को p प्लस आर कितना चाहिए बेटा 3, ठीक है। और b की पावर 4 चाहिए, मतलब p प्लस क्यू कितना चाहिए 4, ठीक है। और c की पावर कितनी चाहिए 5, तो q प्लस आर चाहिए 5, ठीक है। तो p प्लस आर चाहिए 3, p प्लस क्यू चाहिए 4 और q प्लस आर चाहिए 5। अब इन तीनों को ऐड कर लो, ये तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, तो p प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r इज 12, तो p प्लस q प्लस r कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, समझ गए, तीनों को ऐड करके ये मिल गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो q3 आ गया, ठीक है। p प्लस q को सब्ट्रैक्ट करोगे तो r2 आ गया, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो p1 आ गया, तो p1 q3 r2, बस एक ही पॉसिबिलिटी है। तो क्या कोफिशिएंट आ जाएगा इसका, तो आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ए की पावर चेक करो, p प्लस आर 3 आएगी, b की पावर कितनी आएगी p प्लस क्यू 4 आएगी, c की पावर कितनी आएगी 5, यही निकालना था मैं। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 12, तो 60 आंसर आ जाएगा। आ गया, सबको क्लियर हो गया, ऑल क्लियर करो जल्दी से, सबको समझ आ गया। अब देखो, अब एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने, देखते हैं कौन आंसर बताता है इसका। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं आपको ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ all the even powers of x in expansion of 2x square minus 3x plus 1 की पावर 11। अब ये निकालो, देखते हैं कौन बताता है। ऐसा एक और क्वेश्चन करना है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।
क्या हो गया, कहाँ चले गए सब लोग, हो नहीं रहा? जो भी इवन पावर का कोफिशिएंट आएगा उसका सम निकालना है। नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ, बेटा कुछ ट्रिक लगेगी ना जिससे वो सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे बैठ के तो हम सारे निकालेंगे नहीं। अब जैसे अंकित कह रहा है बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसमें बैठ के सारे ओपन अप थोड़ी करूंगा, इसको एक्सपैंड करके ये थोड़ी देखूंगा कहाँ कहाँ पे वो आएगा। वैसे तो अगर देखेंगे तो 11 + 3 - 1 सी 3 - 1 आ जाएगा। नहीं नहीं बहुत बड़ा नहीं, बहुत सिंपल सा आंसर आएगा इसका, बट आपको थोड़ा सा दिमाग बिड़ाना पड़ेगा। चलो देखो मैं बताता हूँ। अच्छा एक इससे पहले एक सिंपल वर्जन करते हैं इसका, ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास है x + y⁻10, और मैंने ये बोला, अब इसका आंसर बताना है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ x + y⁻10 इसके सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना आएगा, ये तो आप बता सकते हो। इसके सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना आएगा बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो। 1024 बताया खुशी गुप्ता ने, बाकी लोग का बताओ कितना आ रहा है। इसके सारे जो x + y⁻10 में सारे कोफिशिएंट्स आएंगे उनका सम कितना आएगा। एन तो है नहीं भाई आदित्य, यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है 5nc5, एन कहाँ पे है यहाँ पे, तो x + y⁻10 है। चेतना आप बताओ बेटा, चेतना 2 आप बताओ 1024 कैसे आया। 1024 आएगा, 1023 नहीं आएगा, 1024 इज द राइट आंसर। चेतना आप बताओ बेटा 1024 कैसे आया। ये कैसे तुमने 2 की बार एन का फॉर्मूला कैसे यूज कर लिया। खुशी गुप्ता आप बताओ बेटा। चलो देखो मैं बताता हूँ, कोई भी नहीं बता रहा है। सबको मेरी आवाज तो आ रही है। हाँ इसको एक्सपैंड कर लो, अगर इसको आप एक्सपैंड करोगे तो आपके पास क्या आएगा देखो, 10c0
एक्स की पावर 10 वाई की पावर 0, 10c1 एक्स की पावर 9 वाई, ठीक है, 10c2 एक्स की पावर 8 वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे चलते चलते 10c10 वाई की पावर 10 आएगा। अब तेरे को क्या करना था, सारे सम कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। हाँ, अगर कोफिशिएंट्स का सम निकालना है तो पुट x, y इज इक्वल टू 1। अगर आपको सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है तो x और y को 1 गिरना पड़ेगा ना, तो x और y को 1 गिरो तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 10c0, इधर आ जाएगा 2 की पावर 10, इधर आ जाएगा 10c0, 10c1, 10c2 सो ऑन टू 10c10। तो यही तो चाहिए हमें, कोफिशिएंट्स यही तो हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है, 10c0, 10c1, 10c2 सो ऑन टू 10c10। तो अगर कभी भी हमें कोफिशिएंट्स का सम चाहिए होता है, सारे कोफिशिएंट्स का सम, अगर मान लो यहाँ पे 2x प्लस वाई होता है तब भी हम वही करते हैं, x को 1 डालना है, y को 1 डालना है। तो अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन में सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट्स चाहिए तो उसमें जो भी वेरिएबल है उनको 1 गिर दो, उनको 1 पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा। तो 2 की पावर 10 इसका आंसर होगा। ये बात समझ आई? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, अगर मैं आपको बोलता सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट्स निकालो तो इसका आंसर 0 आ जाता। अगर मैं बोलता इस प्रॉब्लम में, ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है इसमें सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट्स निकालो, तो आप क्या करते, x को 1 पुट कर देते, 3 माइनस 3 आपका क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो 0 की पावर 11 इज 0। समझ रहे हो? बट यहाँ पे क्या था, सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट नहीं निकालना है, यहाँ पे उसने बोला सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ x। ठीक है, तो अब वो निकालना है। नहीं, -342 नहीं आएगा बेटा इसका आंसर। चलो अब देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की पावर 11 है। अब देखना एक बार मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इस टर्म में जो मिनिमम पावर है वो कांस्टेंट क्या आएगी, 1⁻11। तो उसको मैंने a नॉट मान लिया प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ऐसे करते करते मेरे को ये पता है कि a22 x22 आएगा। तो मेरे को नहीं पता क्या कोफिशिएंट आएंगे, मैं उसमें कोफिशिएंट निकालने में इंटरेस्टेड हूं नहीं। तो मैंने क्या किया, इसमें इसको मान लिया कि जो इसका एक्सपेंशन होगा उसमें x की पावर 0 से लेकर x की पावर 22 तक की टर्म्स आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 11 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 वाले फॉर्मूले से नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि इसमें x y z 3 अलग अलग वेरिएबल नहीं है, इसमें x स्क्वायर x और 1 है। तो इसीलिए इसमें ये मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर x y z तीनों अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो वो वाला फॉर्मूला लगता है। इसमें तो ऐसा होगा ना, मान लो x की पावर 2 आया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मतलब कांस्टेंट टर्म बन रही, तो x की पावर 2 में जितने भी x की पावर 2 वाली होंगी वो ऐड हो जाएंगी, x की पावर 3 वाली ऐड हो जाएंगी, x की पावर 4 वाली ऐड हो जाएंगी एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, इसमें 2x के माइनस 3x प्लस 1 की पावर 11 को ये मान लिया। मान सकते हैं ना कि मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 22, मिनिमम पावर कितनी आएगी x की पावर 0। बीच में कुछ हो सकता है, कोफिशिएंट 0 बन जाए, हो सकता है x की पावर 2 0 बन जाए, x की पावर 3 0 बन जाए, हमें नहीं पता, हमने बस ये मान लिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स चाहिए। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ x, ऑल इवन पावर ऑफ x चाहिए। तो पहले मैंने x को 1 गिर दिया इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 ये 0 हो गया। तो 1 गिरने पर क्या आ गया, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ऐसे करते करते a21 प्लस a22 ये आ गया। फिर मैंने x को यहाँ पे -1 गिर दिया, जब -1 गिरूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 6 की पावर 11 इज इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 सो ऑन टू माइनस a21 प्लस a22। सबको ये समझ आ गई कैसे लिखा है? पहले यहां तक ऑल क्लियर करो सब लोग। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी? एक बार x को 1 गिर दिया और एक बार x को -1 गिर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे a0 प्लस a2 प्लस a4 ये सब वैल्यू चाहिए ना, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो 6 की पावर 11 किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2 प्लस a4
ऐसे करते करते A20 प्लस A22, हमें सम ऑफ इवन पावर ऑफ x चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x चाहिए थे, तो वो यही वाली टर्म है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 इंटू 6 रेस्ट टू द पावर 10 इज द आंसर। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, एक ऐसा और क्वेश्चन करना है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। प्रॉब्लम 27। If n belongs to natural number 1 plus 4x plus 4x square की पावर n is equal to r0 to 2n, a r x raised to the power r, ठीक है। ए आर कहने का मतलब हो गया a0 x raised to the power 0, a1 x raised to the power 1, a2 x raised to the power 2 and so on, where all a r, जितने भी ए आर बन रहे हैं हमारे पास, they belongs to real numbers, ठीक है। तो हमारे पहला क्वेश्चन है इसका, ये पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ r0 to n a to r, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ r1 to n a to r minus 1, a सफिक्स टू r minus 1 है। थर्ड है फाइंड वैल्यू ऑफ a सफिक्स टू n minus 1, एंड फोर्थ है फाइंड वैल्यू ऑफ a2। चलो जी करो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी।
नहीं बेटा ये सही नहीं है। वन प्लस 4x स्केयर है ना, तो आपने क्या पुट कर दिया उसमें? हाँ विधि का सही है। बाई टू भी आएगा उसमें, विधि बाई टू भी आएगा। हाँ होल डिवाइडेड बाई टू। बाकी लोग देखो भाई क्या कर रहे हो, अभी तो बताया, जैसा बताया भी क्वेश्चन सेम वैसे ही तो है। एक बता दिया उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, तब भी नहीं हो रहा है आपसे। ओके ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सेकंड पार्ट निकालो, थर्ड पार्ट निकालो, फिर फोर्थ पार्ट निकालेंगे। हाँ ठीक है बेटा, बी का भी सही है विधि का। बाकी लोग क्यों नहीं निकाल रहे हो भाई? देखो पहले दो पार्ट तो निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि जब आप ये लिखोगे 1 + 4x + 4x स्क्वायर की पावर n, इसको ओपन अप करोगे तो वो समेशन में दिया हुआ है ना टर्म, तो समेशन में ओपन अप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये दिया हुआ ना AR XR R0 to 2n, इसका क्या मतलब हुआ? A0 x0 प्लस A1 x⁻1, ठीक है, प्लस A2 x⁻2 प्लस A3 x⁻3, ऐसे करते करते A2n x⁻2n, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब जैसे आपको इवन वाले टर्म निकालने हैं और ऑड वाले टर्म निकालने हैं, पहले दो क्वेश्चन यही है, तो x को एक बार 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 9 की पावर n कितना आ जाएगा? A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन टू A2n-1 प्लस A2n, ये आएगा। ठीक है, फिर x को -1 पुट कर देते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? 1 = A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस सो ऑन टू -A2n-1 प्लस A2n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो 9 की पावर n+1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ A0 प्लस A2 प्लस A4, ऐसे करते करते इवन आ जाएंगे। तो A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस ऐसे करते करते A2n-2 प्लस A2n जो आएगा वो 9 की पावर n+1/2 आएगा। ठीक है, ऐसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा A1 प्लस A3 प्लस, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9n-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A3 प्लस A5, ऐसे करते करते A2n-1। तो ये वाली जो टर्म है A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस सो ऑन टू A2n-1, ये हमारी आ जाएगी 9n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो E1 का जो सम है ये आपका ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है,
इवन वाला सम, ठीक है। तो ये तो पूछा है, देखो ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर सो ऑन टू ए टू एन, तो इसका आंसर तो आ गया आपके पास 9 रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2, तो इसका आंसर आ गया 9 रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, ये ऑड है, n 9 रेज़ टू द पावर n माइनस 1/2 आ जाएगा, तो ऑड वाला हमारा आंसर ये हो गया 9 रेज़ टू द पावर n माइनस 1/2, ठीक है। तो ये दो पार्ट तो हमारे हो गए। अब थर्ड और फोर्थ बताओ, थर्ड पार्ट बताओ। ए मतलब ये सफिक्स निकालना है 2n माइनस 1 का, x की पावर 2n माइनस 1 का कोफिशिएंट निकालना है। अब थर्ड और फोर्थ बताओ, a2 और a2n माइनस 1 निकालना है। नहीं बेटा, a2 4 नहीं आएगा। n में आएगा ना, क्योंकि n तो पता ही नहीं है, तो आंसर इज डिपेंडेंट ऑन n, तो दोनों आंसर आपके n पर डिपेंडेंट आएंगे। नहीं, m फैक्टोरियल बाय 2 भी नहीं आएगा। अच्छा देखो, a जो 2n माइनस 1 है वो बेसिकली क्या है, जो थर्ड पार्ट में उसने पूछा है a 2n माइनस 1, सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2n माइनस 1। इतना समझ आ गया। 4 रेज टू द पावर n में भी थोड़ी सी गलती है। हाँ, उमंग का सही है, 8n स्क्वायर माइनस 4n, a2 की वैल्यू सही है, a2n माइनस 1 की। अब देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n माइनस 1 क्या होगा, a2n माइनस 1, और a2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दोनों चीजें समझ आ रही है पहले तो, क्योंकि आप देखो ना, आपने ओपन अप करके ये तो लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू a नॉट a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब एंड सो ऑन। तो a2 क्या है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और a2n माइनस 1 जो है वो क्या है। नहीं, वो भी सही नहीं है बेटा, तनीषा, तनीषा गोयल बेटा सही नहीं है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x 2n माइनस 1 और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। अब देखो दोनों निकालते हैं हम। अब ये टर्म आपको दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर की पावर n, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 1 की पावर 2n। देखो ध्यान से, तो इसी का तो एक्सपेंशन है ये। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को लिख सकते हैं ना 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 2n, या 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 2n। हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है, तो अब 1 प्लस 2x की पावर 2n जो है, इसमें तेरे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n माइनस 1। तो वो कैसे आएगा, 2nc 2n माइनस 1, 1 रेज टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस, 2x की पावर में 2n माइनस 1।
ठीक है, तो ये 2nc 2n-1 हो जाएगा 2nc1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2n-1 x की पावर 2n-1। तो 2ncn होता है 2n इंटू 2 की पावर 2n-1। ये कोफिशिएंट हो गया इसका, है ना। तो 2 इसके साथ क्लब कर देते हैं तो n इंटू 2 की पावर 2n, तो n इंटू 4 की पावर n इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना है हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो इसी में अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2 निकालता हूँ, देखो तो मेरे को निकालना है 1 प्लस 2x की पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2, तो वो कितना आएगा 2nc 2n-2, या 2nc2 लिखना पड़ेगा ना, 2nc2 1 की पावर 2n-2 x की पावर 2, तो बेसिकली 2nc2 आ रहा है, तो 2n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2x की पावर 2 आएगा ना, 2x की पावर 2, तो इंटू 4x की पावर 2 आएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 4n इंटू 2n-1, तो इसका आंसर हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। तो दिस इज द आंसर। सबको समझ आ गया? तो एक आंसर है n इंटू 4 रेज टू द पावर n और एक आंसर है 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। तो उसमें हिंट था कि वो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा था, तो वो उसको सिंप्लीफाई करके आपको करना था। देखो किसी को भी डाउट है तो बताओ एक बार। जिसको भी क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दो। थर्ड पार्ट में था बेटा, हमें निकालना था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n-1, क्योंकि a 2n-1 निकालना था ना। तो 1 प्लस ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस 2x की पावर 2n। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ 2n-1 कैसे निकलेगा? 2nc 2n-1 1 की पावर 1 2x की पावर 2n-1, तो 2nc 2n-1 अगर आप निकालोगे तो वो 2nc1 के बराबर ही होता है, तो वो 2n आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2n-1 के साथ 2 भी लगा हुआ है, तो ये भी कोफिशिएंट में जाएगा, तो 2 की पावर 2n-1 भी जाएगा कोफिशिएंट में, तो 2n इंटू 2 की पावर 2n-1 हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये हमारा हो गया मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन हमने करना सीख लिया है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लिए। तो अब हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 29 हो गए हैं आई गेस ना, 27 हो गए हैं सॉरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी एप्लीकेशन, डिविजिबिलिटी बेस्ड ऑन बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब जो हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं उनमें हम यही देखेंगे, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मान लो मैंने बोला 7 की पावर कुछ है 103 104 105 ऐसे करके, उसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा एंड सो ऑन। इस टाइप के प्रॉब्लम हम देखेंगे, तो ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो ये है कि अगर मान लो मेरे पास कभी भी कुछ ऐसा आता है, सुनना ध्यान से जो मैं बताने वाला हूँ, कि मेरे पास अगर कोई भी टर्म ऐसी बनती है से 3 प्लस 1 रेज टू द पावर 199, ये जो पावर है ना ये ऑड है मेरे पास, तो ये जो टर्म बनेगी ये आपके पास 3 लैम्डा प्लस 1 रेज टू द पावर 199 बनेगी, और इसको हम बोल सकते हैं 3 लैम्डा प्लस 1। इसको ना इसके नीचे लिख देते हैं ताकि मैं जो चार मेन स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिख दूँ। ये बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 रेज टू द पावर 199, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 लैम्डा प्लस 1। अब मान लो मेरे पास ऐसा आ गया 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 199, तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी 5 लैम्डा माइनस 1 की पावर 199, तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1। मान लो मेरे पास आ जाता है 3 माइनस 1 की पावर 200 इवन पावर। अब एक बार मैं आपको बता रहा हूँ 3 प्लस 1 की इवन पावर, 3 माइनस 1 की इवन पावर, ऐसे एक बार मैं बता रहा हूँ
समझ गए? 3 + 1 की पावर इवन, 3 + 1 की पावर ऑड, ऐसे ही 5 - 1 की पावर ऑड, 5 + 1 की पावर ऑड। तो कुछ ऐसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों ऑड पावर बताई विद साइन +1 एंड -1, ऐसे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा से मान लो 5 + 1 की पावर 198। तो ये जो टर्म बनेगी हमारे पास, ये टर्म बन जाएगी 3 लैम्डा प्लस -1 की पावर 200। तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा + 1। यहाँ पे क्या आएगा 5 लैम्डा प्लस 1 की पावर 198। तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा + 1। देखो भाई, ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ये समझ आया मैंने ये क्या लिखा हुआ है, क्या कहानी लिख दी है? जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3 + 1 की पावर 199 है। इसको अगर मैं ओपन अप करूंगा तो क्या बनेगा? इसको ओपन अप करेंगे तो आएगा 199C0 3 की पावर 199, 199C1 3 की पावर 198, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 ही तो आएगा, 1 की पावर 1 आएगा इस केस में, सॉरी। 199C2 3 की पावर 197, 1 की पावर 2, ऐसे चलेगा। लास्ट कितना आ जाएगा 199C198 3 की पावर 1, 1 की पावर 198, 199C199 1 की पावर 199। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 3 बैठा हुआ है, यहाँ पे भी 3 बैठा हुआ है, यहाँ पे भी 3 बैठा हुआ है, लास्ट तक 3 बैठा हुआ है। तो इन सब को हमने क्लब करके एक नेचुरल नंबर मान लिया लैम्डा, और प्लस लास्ट में क्या आ गया 199। तो मेरे पास ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ 3 लैम्डा + 1। कहने का मतलब है 3 लैम्डा + 1 लिखने से क्या फायदा हुआ, अगर ये जो टर्म है इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा रिमाइंडर में 1 बच जाएगा, क्योंकि इसको हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया। आप देख रहे हो ना, इन सब में 3 आ रहा है, इन सब में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इन सबको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बट लास्ट में ये जो टर्म है ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ऐसे 5 - 1 की पावर जब मैं 199 लिखूंगा तो इसमें जैसे मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 5 199C0 5 की पावर 199 माइनस 199C1 5 की पावर 198 1 की पावर 1, ऐसे करके ये बनेगा। और लास्ट टर्म इसमें क्या बन जाएगी 199C199 5 लैम्डा 5 की पावर 0 और -1 की पावर 199। तो वो -1 की पावर 199 इसको -1 में ब्रेक कर देगा। तो ये वाली टर्म 3 लैम्डा + 1 में ब्रेक होगी, ये 5 लैम्डा -1 में ब्रेक होगी, ये क्योंकि -1 की पावर 200 जाएगा लास्ट में तो 3 लैम्डा + 1 में ब्रेक होगा, ये 5 लैम्डा + 1 में ब्रेक होगा। तो इवन की तो आपको वैसे ही टेंशन नहीं है, वो हमेशा 5 लैम्डा + 1 या 3 लैम्डा + 1 ऐसा कुछ ही बनाएगा। बट ऑड में ये ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव होगा तो 5 लैम्डा -1, या अगर प्लस होगा तो 3 लैम्डा + 1 वाले फॉर्मेट में ओपन अप होगा। अब मान लो आपने 7 + 1 लिखा हुआ है तो वो 7 लैम्डा + 1 में ब्रेकअप होगा। कोशिश क्या करनी है, जब भी हमें डिविजिबिलिटी यूज करना है रिमाइंडर निकालने के लिए, तो हम +1 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। यहां तक जो मैंने बताया क्लियर है? पहले ये बताओ, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। पेंगुइन बना दो जल्दी से जिसको भी क्लियर है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये सब जो आगे आने वाले क्वेश्चन सब में यही यूज होगा। चलो ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखना आप ध्यान से, बाकी आपको क्वेश्चन में काफी क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं भी समझ आया भी क्लियर हो जाएगा। पहले बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर
when 6 raised to the power n minus 5n, obviously n belongs to natural number, is divided by 25. हाँ प्रिंस, कैसे किया आपने बताओ? अंकित, प्रिंस, खुशी में से कोई बताओ कैसे किया? देखो इसमें तो क्योंकि n है तो इसको बच्चों ने ऐसे भी हो सकता है कर लिया हो कि n की वैल्यू डाल लियो। n को 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। n को 2 डालोगे तो 36 माइनस 10 26 आ जाएगा, 26 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो वो शॉर्टकट हो गया एग्जाम के लिए। बट अच्छा तरीका क्या है कि 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5 की पावर n माइनस 5n, इसको 25 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, NC0 प्लस NC1 5 प्लस NC2 5 की पावर 2, NC3 5 की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा ये, और साथ में आ जाएगा माइनस 5n। ठीक है, अब NC1 जो है, NC1 वो n होता है तो 5n से ये वाला 5n कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC3 5 प्लस इसके बाद NC4 5 स्केयर, ऐसे इसकी पावर कमी होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, सॉरी, 5 की पावर 0, 5 की पावर, जैसे यहाँ देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो इन सब में से 5 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, NC2 5 की पावर 2, NC3 5 की पावर 3, तो इन सब में से पावर बढ़ रही है तो 5 की पावर 2 कॉमन ले लिया। तो अब ये कुछ ऐसा बन गया, NC0 प्लस ये नेचुरल नंबर बन रहा है 25 लैम्डा, तो इसको मैं 25 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये टर्म तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लैम्डा नेचुरल नंबर है, बट 1 बचा रह जाएगा, तो इसीलिए रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। देखो ये क्वेश्चन तो आपका हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, बट अगर आप लॉजिकली करते हो तो इस तरीके से करना है। बट आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इससे नहीं होंगे, हिट एंड ट्रायल वगैरह से नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा आपका क्या कंसर्न होना चाहिए, जैसे अगर वो बोल रहे 25 से डिवाइड करना है तो आपको 25 प्लस माइनस 1 बनाने की कोशिश करनी है। वो बोल रहा है 7 से डिवाइड करना है तो 7 प्लस माइनस 1 बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या कोशिश करना है, प्लस माइनस 1 बनाओ, मतलब 7 है तो 7 प्लस माइनस 1 डिविजिबिलिटी बाय 7 है, या 7 के मल्टीपल का प्लस माइनस 1। ठीक है, ये अगर ध्यान में रखोगे तो आपके क्वेश्चन होते ही रहेंगे। अब देखो 29 करते हैं। 29 में क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की रेज़ टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25। अब ये करो खुद से, अब देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। 7 रेज़ टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25।
अभी ठीक हो जाएगा बेटा तनिषा। आप करो ये वाला क्वेश्चन को करो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़ टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25। नहीं 1 नहीं आएगा इसका आंसर। अब ये थोड़े से ना साइक्लिसिटी से करना है इन प्रॉब्लम को मुश्किल है, इसको आपको थोड़ा वैसे करना पड़ेगा, बायनोमियल थ्योरम से करना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और करो। हाँ 18 आएगा। हाँ विधि तुम बताओ कैसे किया तुमने। 18 आएगा, 12 नहीं आएगा। पहले सही जो तुमने कर, ठीक है, खुशी सही नहीं है, 18 आएगा इसका आंसर। चलो देखो मैं बता रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है। हाँ वो देखो फिर गलत हो गया ना, तुम्हारा 12 नहीं आना चाहिए, फिर 18 आना चाहिए था। अब इसको साइक्लिसिटी से नहीं करना है आपको, इसको किससे कोशिश करनी है सॉल्व करने की, बायनोमियल थ्योरम से, क्योंकि फिर साइक्लिसिटी में आप कभी ना कभी तो अटक जाओगे ना, तो उसमें फिर वो पैटर्न देखना पड़ता है। तो जो साइक्लिसिटी से होगा उसको हम साइक्लिसिटी से भी करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी हम क्या करेंगे, इसको बायनोमियल से करेंगे। अब जब बायनोमियल से करना है, तो बायनोमियल से करते समय क्या करना है, जैसे 25 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो आपको ये देखना है कि 7 का कौन सा ऐसा टर्म है जो 25 प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाए, 25 या 25 के मल्टीपल में। तो 49 कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 की पावर 2 क्या होता है 49। अब 49 को आप क्या लिख सकते हो, 50 माइनस 1 लिख सकते हो ना। तो 25 का मल्टीपल आ गया वो। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया 7 इंटू 7 की पावर 102, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब ना 49 बनाना है पहले तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 7 की पावर 102 लिख दिया इसको। अब इसको मैंने लिख दिया 49 की पावर 51, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 7 की पावर 10 जो 2 है उसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकालूंगा पावर में से वो 49 बना देगा, और उसको क्या लिख देगा 51। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 25 माइनस 1 की पावर 51। तो ये 25 का मल्टीपल आ गया ना। हाँ 50 माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो 49 को मैंने लिख दिया 50 माइनस 1 ही लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 25 लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को इसको डिवाइड करना है 25 से। अब ये टर्म बन जाएगी 7 इंटू, अब ये टर्म क्या बनेगी, 2 इंटू 25 है, तो इसको जब आप ओपन अप करोगे तो 25 लैम्डा माइनस 1 बनेगा, क्योंकि लास्ट टर्म आपकी बचने वाली है माइनस 1 की पावर 51। तो ये टर्म बन जाएगी 25 लैम्डा माइनस 1। बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई। ठीक है, अब आपको इस टर्म को 25 से डिवाइड करना है। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहता है, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं रहता है। तो एक एग्जांपल करते हैं इसका। मान लो मेरे को 18 को 7 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, 7 टू जा 14 करोगे, और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 3, सॉरी 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 7 टू जा 14 किया, तो 18 को डिवाइड किया 7 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 4। अच्छा, अब मान लो आपने 7 3 जा कर दिया इसमें, तो 21। तो अब रिमाइंडर कितना आ गया -3, तो रिमाइंडर -3 हो नहीं सकता। समझ गए। तो 7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21 आ जाएगा, जो उसके आगे चला जाएगा। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो -3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर तो -3 नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर तो क्या आना चाहिए था, एक्चुअली में 4 आना चाहिए था। समझ रहे हो।
तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने 7 इंटू थ्री माइनस थ्री लिखा हुआ है 18 को, 18 को ऐसे लिखा हुआ है ना 7 इंटू थ्री माइनस थ्री यूक्लिड लेमा से, तो इसको लिख सकते हो 7 इंटू टू प्लस 7 माइनस थ्री। एक 7 यहां से निकाल के इसमें भेज दिया, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब ये बन जाएगा 14 प्लस 4, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 4 आएगा, अगर आप 18 को 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूं। अब अगर मैं देखता हूं तो ये टर्म तो जो पहली वाली टर्म है ये तो 25 से डिविजिबल है, बट जो दूसरी टर्म है वो 25 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया 25 म्यू, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 25। अब इस म्यू में से एक 25 बाहर निकाल लेते हैं, तो म्यू डैश लिख देते हैं इसको, प्लस 25 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 25। अब ये जो है ये टर्म तो 25 से डिविजिबल हो गई, प्लस साथ में क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो 25 म्यू डैश प्लस 18 डिवाइडेड बाय 25, तो इसलिए इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 18 आएगा, रिमाइंडर इज 18। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। दोबारा से सुनो, मैंने क्या किया, मेरे को 25 से डिवाइड करना था, तो मैंने ये सोचा कि 7 की कौन सी पावर जो है वो 25 का मल्टीपल बनेगी, तो 49 बनेगी। तो 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस वन। तो मैंने क्या किया, 49 बनाने के लिए 7 की पावर इवन चाहिए, तो 7 इंटू 7 की पावर 102 कर दिया। ठीक है, अब 7 की पावर 102 जब किया, 7 को फिर लिख दिया 49 की पावर 51। अब 49 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 माइनस वन की पावर 51। अब बायनोमियल की हेल्प से इसको लिख दिया 25 लैम्डा माइनस वन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा ना, तो रिमाइंडर मेरा -7 आ जाएगा, बट रिमाइंडर -7 हो नहीं सकता, इसीलिए हमने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया 25 म्यू माइनस 7। और एक म्यू में से 25, क्योंकि 25 इंटू म्यू, म्यू इज अ नेचुरल नंबर, तो काफी बड़ा नेचुरल नंबर है, क्योंकि 7 लैम्डा म्यू के बराबर है, तो एक 25 वहां से निकाल के 7 के साथ क्लब कर दिया। तो अब देखोगे तो ये बन गया 25 म्यू डैश प्लस 18। तो ये टर्म तो 25 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं होगी, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, चलो कोई नहीं, अब इसी को कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में, अभी आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। कल का जो लेक्चर होगा अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसको लूंगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा उसका, ठीक है, सुबह का ही टाइम रख लेंगे इसी टाइम पे। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो आपको ना कैलेंडर में वो मिलेगा नहीं, मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल दूंगा, वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आज मेरे को एक क्लास लेनी है, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, उसका मैं टाइम बताता हूँ आपको, 4 to 5 PM रख लेते हैं, और 5:30 तक भी ले सकते हैं। इसमें हम आज आपके ना बायनोमियल थ्योरम के डाउट डिस्कस करेंगे, बहुत बच्चे मुझे डाउट भेज रहे हैं, और वो सिंपल सिंपल से डाउट है, कुछ के अच्छे डाउट्स हैं वैसे, तो इसकी असाइनमेंट हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप कोशिश करो मॉड्यूल आप अब स्कूल से ले जाओ, क्योंकि अब आगे से आपके मॉड्यूल शेयर नहीं होंगे ग्रुप पे, क्योंकि उसको हमने प्रिंट निकलवा रखा है, तो आपको लेना ही पड़ेगा वो। अगर आप नहीं लेते हो तो आप फिर कहीं और से आपको अरेंज करना पड़ेगा, और वो नए मॉड्यूल हैं, लास्ट ईयर से वो चेंज्ड हैं थोड़े से, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो आप जाके ले जाओ। अभी अगर हम मॉड्यूल ग्रुप पे शेयर होने अब एक थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो हमने 100 कॉपीज के आसपास निकलवा लिए हैं, ताकि हर बच्चा उसको ले ले। ठीक है, अच्छा, आप थोड़ा सा, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके वैसे करिकुलम में थोड़ा सा ही चेंज है, बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। एक तो है कि अभी 6% जीडीपी, जो 6% ऑफ जीडीपी है वो एजुकेशन में स्पेंड किया जाएगा, तो उससे अच्छी बात है कि एजुकेशन में फंडिंग आएगी। इंडिया में एजुकेशन को काफी निगलेक्ट किया गया है अभी तक, अगर वो निगलेक्ट करेंगे, होता क्या है कि जैसे हमारी रिसर्च जो है उसमें भी फाइनेंशियली इंडिया उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना मतलब, जैसे डिफेंस में हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बट एजुकेशन में नहीं करते हैं। जब तक हम एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी रिसर्च अच्छी नहीं हो पाएगी, और जब तक रिसर्च अच्छी नहीं हो पाएगी तब तक मतलब कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं होगा इंडिया में। आप अगर, इसीलिए अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में कुछ भी डेवलप नहीं होता है, इंडिया में सब चीजें खरीदी ही जाती हैं, या हम वो वाला काम करते हैं। अगर आपको पता हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो यहाँ के बनते हैं वो बैक एंड का काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं करता कि फेसबुक बना दिया, टिकटॉक वाली ऐप बना दी, ऐसा कुछ नहीं करते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या करते हैं, बस वो बैक एंड वाले काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि उतने रिसर्च नहीं करता है, उतना एजुकेशन को फंडिंग नहीं है। तो इसी के लिए जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है थोड़ी सी फ्रूटफुल है, अभी भी उतनी ज्यादा नहीं, बिकॉज 6% ऑफ जीडीपी इज क्वाइट अ लेस अमाउंट, बट ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो आएगा, क्योंकि पहले 2% था, अब 6% किया है। तो जो आपके लिए जो थोड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता देता हूँ।
एक तो है कि इसमें वोकेशनल कोर्सेज एडिट किए जाएंगे, मतलब अभी जैसे आप तो पास आउट हो जाओगे, तब तक आप पास आउट हो जाओगे, उसके बाद ही ये सब चीजें इंप्लीमेंट होंगी, तो आपके भाई बंधु जो भी जूनियर हैं आपसे, उनके लिए थोड़ा थोड़ा ये फायदेमंद हो जाएगा। जैसे मान लो किसी को आप नॉर्मल 5 सब्जेक्ट्स ले रहे हो, तो साथ में एक ऑप्शनल ये आ जाएगा कि आप 4 सब्जेक्ट्स लेके एक वोकेशनल कोर्स ले लो। वोकेशनल कोर्स कैसा हो गया, जैसे मान लो आपने कंप्यूटर लेना है, तो C++ आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, C++ लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दोगे फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स। ऐसे कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं, रोबोटिक्स के कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे। एक ये इसमें ऐड हुआ है आपके लिए। दूसरा है कि 3 लैंग्वेजेस को प्रेफर किया जाएगा। जैसे अभी हम इंग्लिश और हिंदी चलती है, तो हो सकता है संस्कृत हो जाए, हो सकता है हरियाणवी हो जाए, हो सकता है पंजाबी हो जाए। ऐसे आप 3 लैंग्वेजेस प्रेफर की जाएंगी। किसी में भी एजुकेशन ले सकते हो आप, हिंदी में लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एक ये इसमें एडेड है। ठीक है, स्ट्रीम्स में सेपरेशन नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई आर्ट्स का बच्चा है, उसको मैथ्स लेना है बिकॉज ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एसएससी, मान लो, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे भी शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन एक एग्जाम होता है कमीशन का, उसमें मतलब जिसके थ्रू इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह बनना चाहते हैं, तो आर्ट्स वाला बच्चा भी उसको अपियर कर पाएगा। तो वो मैथ्स लेना चाहता है तो वो मैथ्स ले सकता है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स, जो अभी क्या होता है, अभी ट्रेंड यही होता है ना कि भाई जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो कभी भी मैथ्स नहीं लेगा, कॉमर्स वाला बच्चा मैथ्स ले सकता है या बिजनेस स्टडी ले सकता है, ऐसे तो उसमें वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कर देंगे। बट जब आपको जेई मेंस अपियर करना है तो उसको तो पीसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो जेई मेंस के लिए ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि भाई उसको पीसीएम लेना है, उसके साथ में वो फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट ले सकता है, और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो मेजर भी कर सकता है। मान लो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो यू कैन डू मेजर इन मैथमेटिक्स। 10th में जैसे आपने देखा था इस बार ही इंट्रोड्यूस हो गया था बेसिक मैथ्स एडवांस मैथ्स, तो उस टाइप से इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि भाई किसी को बेसिक फिजिक्स बेसिक साइंस लेनी है तो बेसिक साइंस ले सकता है, मतलब एडवांस साइंस लेनी है तो एडवांस ले सकता है। तो वैसे कुछ और जो है चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो मतलब वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बोर्ड एग्जाम भी चेंज हो जाए। बोर्ड एग्जाम जैसे 2 टायर करने का कर रहे हैं इसमें। 2 टायर कहने का मतलब है कि जैसे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम हो सकता है किसी बच्चे के लिए उतना फ्रूटफुल ना हो। जैसे मान लो कि किसी एक बच्चे का एक बोर्ड एग्जाम खराब हो गया, मतलब वो बोर्ड एग्जाम दे रहा है और उसका एक बोर्ड का एग्जाम खराब हो गया, तो उसकी परसेंटेज खराब हो जाती है, तो उसको 2 टायर कर देंगे। जैसे जेई मेंस अब 2 टायर किया हुआ है ना, उससे क्या होता है, मान लो आपका पहला जेई मेंस खराब भी हो गया तो आपको एक बार और चांस मिल जाएगा। तो ऐसे ही एनुअली हमारे पास क्या होगा, 2 बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। तो वो बोर्ड को जिससे डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लो 50-50 मार्क्स में डिवाइड कर दिया, तो एक बार आपका पहले एक बार बोर्ड होगा, फिर उसके बाद बोर्ड होगा। तो इस तरीके से ये भी एक सुविधा आई है इसमें। इसके इम्पोर्टेंस को वो थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं, और लिखा हुआ है इसमें एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी को ज्यादा वो करेंगे। मतलब जैसे अभी आप देखोगे ना, तो 10th जैसे मोस्टली जो 10th वाला कोर्स स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेशन बेस्ड कम है, वो रोट लर्निंग ज्यादा है उसमें। मतलब याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो कोशिश उसमें लिखा हुआ है कि दे विल ट्राई टू मेक इट मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ठीक है, बाकी 5+3+3+4 का मतलब ये है कि अब उन्होंने एज ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपने देखा होगा ना, ज्यादातर ये वाली टर्म यूज कर रहे हैं, 5+3+3+4। ठीक है, इस 5 में इंक्लूड किया हुआ है प्री प्राइमरी जो होता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, +1 and 2। ठीक है, इसमें क्लासेस आ जाएंगी 3 4 5, इनको एक बैंड में लेके चलेंगे। इसमें आ जाएगा 6 7 8, और इसमें वही आ जाएगा 9 10 11 12। तो अब जो जैसा होता है ना कि 10+2 का मतलब क्या होता है, आप 10th में जाके ये सिलेक्ट करते हो कि भाई मुझे साइंस लेनी है, मुझे कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, वो अब इस एंड पे आ जाएगा, 8th के एंड पे आ जाएगा। 9th से वो डिसाइड होने लग जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर सम अदर कोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, आप मतलब वोकेशनल भी ले सकते हो, मतलब ऐसे करके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऐसा ही है, वो क्या मतलब यूनिवर्सिटीज को लेकर है, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे ऐसे करके, और सब चीजें हैं। आपके लिए अभी कुछ भी, मतलब आपके लिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी अब 11th में आ चुके हो। अब अगले साल इम्प्लीमेंट होगा, तब तक आपको सेम वही, अब आपने जो 11th में कोर्सेज ले लिए हैं, फिजिकल एजुकेशन ले लिया है, तो आपको वही परस्यू करना पड़ेगा। बाकी जो जेई मेंस और जेई एडवांस में, उसमें कोई चेंज नहीं है, नीट में कोई चेंज नहीं है। बस ये होगा कि ये सारे एग्जाम ऑनलाइन हो जाएंगे और 2 बार होने लग जाएंगे। एडवांस एक ही बार होता है अभी तक, तो उसका कुछ नहीं पता, बट मेंस ऑलरेडी 2 बार होने लग गया है। नीट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो 2 बार हो जाएगा।
तो आपके लिए एज सच कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, आपके जो भाई बहन जो आएंगे उनके लिए थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। तो वेलकम चेंज बस इसमें यही है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएंगे, तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली चीजें कुछ ठीक होने की आशंका है। बाकी देखते हैं विद टाइम क्लियर होगा। ठीक है, चलो आज आपकी क्लास है 4 to 5 बीटी के डाउट्स के लिए। जिसने असाइनमेंट नहीं करी है वो इसको स्किप कर सकता है और बैठ के असाइनमेंट कर सकता है। अगर आप कम होमवर्क करेंगे तो आपका नुकसान है, आप जानते हैं आपके टेस्ट में स्कोर नहीं आएगा, आपको और मुश्किल होगी। क्लास का लेवल विद टाइम और बढ़ता रहेगा, तो इसीलिए प्लीज अपना होमवर्क टाइम पे करें। और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ और डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आज एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी है, ये वाली जो नए बैच की क्लास है वो शायद 2 to 3 है आज। ठीक है, 2 to 3 वो वाली क्लास है, 4 to 5 आपकी ये वाली क्लास है डाउट के लिए। ठीक है।